जय हिंद। फिर से आ चुके हैं अपने एक छोटे से बोर्ड के साथ बड़ा सा करंट अफेयर्स लेके। क्या करें, बोर्ड छोटा है, कामयाबी भी छोटी है, लेकिन संघर्ष तो बड़ा है ना। संघर्ष तो बड़ा है और इसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके लिए मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत या इकोनॉमिक्स की व्यवस्था की है। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट या फिर आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अपनी मत जरूर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप दीजिएगा फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मैंने बोला था थोड़ा बहुत, देखिए आप डेली 100 लोग देखते हैं वीडियो को, 100 से ज़्यादा ही लोग देखते हैं। सारे लोग एक एक भी शेयर करें तो एक दिन में 100 सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। तो प्रयास रखिए, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, आप ही लोग से अपील है, आप ही की वजह से हम हैं। बाकी आपकी सेवा में तत्पर हमेशा हाजिर है, ठीक है। बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। कल वीडियो लंबा होने की वजह से कुछ करंट अफेयर्स छूट गया था, इसको आज बताते हैं। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस सेंटर फोर्स, कौन है? केप कैनावरल स्पेस फोर्स, केप कैनावरल स्पेस फोर्स, केप कैनावरल स्पेस फोर्स कहाँ से छूटा है? फ्लोरिडा से। क्या सर, क्या हुआ? फ्लोरिडा कहाँ है सर? तो फ्लोरिडा नॉर्थ अमेरिका में। फ्लोरिडा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका से एक रॉकेट छोड़ा गया है जिसका नाम है केप कैनावरल स्पेस फोर्स। कौन सा नाम है? केप कैनावरल स्पेस फोर्स। कहानी कुछ ये नहीं है, एक चीज और समझिएगा, ये जो केप कैनावरल स्पेस फोर्स है ये जाएगा कहाँ? तो ये जाएगा बाबा कल चंद्रमा पे। कहाँ जाएगा? चंद्रमा पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये? चंद्रमा पे जाने वाला है। माफी चाहेंगे, बीच में थोड़ा सा शोर होने लगा था और बच्चे भी आ गए थे, इसकी वजह से रुकना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप से केप कैनावरल स्पेस फोर्स छूटा है, ठीक है। लेकिन कहानी ये है कि जाएगा कहाँ? तो ये चंद्रमा पे जाएगा। कब जाएगा? तो चंद्रमा पे ये पहुंचेगा 23 फरवरी को। कितना फरवरी को पहुंचेगा? 23 फरवरी को। 23 फरवरी को। आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि केप कैनावरल स्पेस फोर्स से एक रॉकेट छोड़ा गया है, वो फ्लोरिडा प्रायद्वीप से छोड़ा गया है। 23 फरवरी को वो पहुंचेगा। बता दो, फ्लोरिडा प्रायद्वीप अमेरिका में है और अमेरिका के निचले प्रांत में है, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर फ्लोरिडा प्रायद्वीप। कहानी ये नहीं है कि चंद्रमा पे छोड़ा है, कहानी ये है कि ये अमेरिका द्वारा नहीं छोड़ा गया है, ये अमेरिका की एक निजी कंपनी द्वारा छोड़ा गया। निजी कंपनी मतलब समझ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी द्वारा छोड़ा गया है। किस कंपनी द्वारा छोड़ा गया है? प्राइवेट कंपनी द्वारा छोड़ा गया है। अब प्राइवेट कंपनी द्वारा छोड़ा गया ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 51 साल के बाद ये छोड़ा गया। कितना वर्ष के बाद? 51 वर्ष के बाद। अब देखिए टोटल करंट अफेयर्स क्या था। 51 वर्ष के बाद अमेरिका की कोई निजी कंपनी जो है केप कैनावरल स्पेस फोर्स, इसने फ्लोरिडा प्रायद्वीप से एक रॉकेट छोड़ा है जो कहाँ जाएगा? चंद्रमा पे जाएगा। चंद्रमा पे कब लैंड करेगा? 23 फरवरी को लैंड करेगा। पूरे करंट अफेयर समझ में आई? फिर से एक बार बताते हैं। अमेरिका की एक निजी कंपनी है केप कैनावरल स्पेस फोर्स, जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप से एक रॉकेट छोड़ा है जिसने चंद्रमा पे जाएगा, 23 फरवरी को पहुंचेगा, चंद्रमा पे अध्ययन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका है, अगला करंट अफेयर्स आपका था उसी दिन का छूटा हुआ था। इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है। किसमें किसमें युद्ध चल रहा है? इजराइल और गाजा में। बीच में एंट्री हो गई है लेबनान की। बीच में एंट्री किसकी हो गई है? देखिए समझिएगा, इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है। किसमें युद्ध चल रहा है? इजराइल और गाजा में। और बीच में एंट्री कौन कर लिया है? लेबनान। क्या सर लेबनान किसके? सब इजराइल और गाजा, सॉरी हमास। इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है और बीच में एंट्री कौन कर लिया है? लेबनान। अब समझिएगा, इजराइल और हमास में सर युद्ध चल रहा है वो तो हमको पता है। लेबनान क्यों एंट्री किया? तो लेबनान सपोर्ट में है किसके? तो वो हमास के सपोर्ट में, ठीक है। अब समझिए, अब भी इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले इजराइल और लेबनान में युद्ध हो रहा था। तो लेबनान ने सोचा कि इजराइल और हमास के युद्ध का ही फायदा उठाया जाए और हम अपना आक्रमण कर देते हैं, जिसके वजह से इजराइल के इधर से, मतलब इजराइल एक तरफ से इजराइल में हमास से लड़ रहा है और दूसरी तरफ उधर से लेबनान ने आक्रमण कर दिया। अब समझिएगा, लेबनान ने जब आक्रमण किया तो इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जब जो है लेबनान जो है, लेबनान का आतंकी संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह।
इसका भी अपना संगठन बना के बैठा है, ये भी आतंकी है, समझिए। इसका संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह संगठन के कमांडर थे ताबील। हिजबुल्लाह के कमांडर कौन थे? ताबील। हिजबुल्लाह के कमांडर ताबील अपने सैनिकों के साथ, लिख देते हैं कमांडर कौन थे? ताबील। हिजबुल्लाह के कमांडर ताबील अपने सैनिकों के साथ सीमा पार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सीमा पार मतलब समझ रहे, बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। तो ड्रोन द्वारा इजरायली सैनिकों ने इन पे आक्रमण किया और इन पे आक्रमण करने के बाद इनमें ताबील की जो है मौत हो गई। हिजबुल्लाह कमांडर ताबील की मौत हो गई, जिसकी वजह से लेबनान की तरफ से बयान आया है कि उसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, और चुकानी पड़ भी रही है। लेबनान ने और हमले तेज किए हैं, जिसमें कुछ इजराइल के भी मरे हैं। इजराइल ने भी हमले तेज किए हैं, जिसमें कुछ लेबनान के भी मर रहे हैं। कहानी तो यूं आ चुका है कि इसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। किसके? अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? तो इजराइल से बात करने। किससे बात करने पहुंच चुके हैं? इजराइल से बात करने की। अब बहुत हुआ, अब रोक दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको चालू करने में भी अमेरिका का ही हाथ था, अमेरिका का सपोर्ट था, तब तो जाके इजराइल आगे बढ़ रहा है। उसका यूएन भी संगठन कहा है। यूएन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, जिसमें कोई देश अगर अपना मुद्दा लेके जाता है तो वहां जजों की बेंच होती है जो फैसला सुनाती है। तो यूएन ने भी इजराइल को कहा है कि जस्ट स्टॉप दिस, अब मतलब इसको रोकना पड़ेगा, या अब रोकेंगे, या अब जो भी है रोकेगा नहीं रोकेगा वो इजराइल के फैसले पे। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देता है तब तक वो इसको नहीं रोकेगा। लेकिन यूएन की अदालत ने कहा है कि इजराइल को अब इसको रोकना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं इजराइल इसको रोकता है कि इजराइल इसको नहीं रोकता है। अब इसको समझ में आया? इजराइल और हमास में तो युद्ध जारी रहा। बीच में एंट्री किसका हुआ? लेबनान का। और लेबनान का एंट्री जो हुआ, लेबनान और इजराइल में चला कुछ दिन युद्ध। लेकिन लेबनान के जो अध्यक्ष थे, लेबनान का जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के जो कमांडर इन चीफ थे, हिजबुल्लाह के जो मेन चीफ थे, कमांडर थे, उनका नाम था ताबील। अब देखिए मेन कमांडर में मर गया, उधर से इजराइल ड्रोन से हमला किया जिसमें मेन कमांडर ताबीले का मौत हो गया। अब बताइए, मेन कहानी गड़बड़ा गया। मेन जब कमांडर मर गया तब बचा कुछ ही। लेकिन लेबनान की तरफ से बयान आया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसको? इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को। चलिए अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स द हिंदू से। करंट अफेयर्स क्या है? तो द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज बैन ऑल टाइप ऑफ माइनिंग एंड क्वार्टरिंग एक्टिविटीज विद इन 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ हिस्टोरिकल कृष्णा राज सागर डैम इन मध्य डिस्ट्रिक्ट। नहीं समझे? देखिए कृष्णा राज सागर डैम एक है, ठीक है, कृष्णा राज सागर डैम। ये कृष्णा राज सागर डैम पे कोर्ट ने कहा है कि 20 किलोमीटर के एरिया में, जैसे मान लीजिए कि मध्य में कृष्णा राज सागर डैम हुआ, तो इसके 20 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ कोई खनन नहीं करने। खनन मतलब समझ रहे? माइनिंग करने मतलब पहाड़ तोड़ दिए, गड्ढा खोद दिए। अब मान के चले कि इसके एरिया में देखिए डैम जो होता है ना, डैम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। समझिएगा बात को। डैम में पानी बहुत ज्यादा स्टोर रहता है, तो बहुत ज्यादा स्टोर होने के कारण प्रेशर होता है। अभी आप ध्यान से, जब डैम का बात आ रहा है तो यहाँ से आपको एक चाइना का डैम याद आया होगा कि चाइना भी हिमालय के उस पार में कैसा डैम बना रखा है, जिससे ये आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर डैम के कारण, सोचिए चाइना का जो डैम बना उस डैम के कारण पहाड़ों में दरार पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा पानी का प्रेशर है। और सोच के देखिए अगर वो डैम टूटता है तो या तो किसी शहर में बाढ़ आ जाएगी, या फिर वहां नहीं टूटता है तो कुछ समय में भूकंप भी आने के आसार लगाए जा रहे हैं। सोचिए कितना आबादी क्षति होगा, कितना क्षतिग्रस्त होगा, समझिएगा। अब कृष्णा राज सागर डैम जो है, इसमें पानी तो भरा होगा, और पानी भरा होगा तो पानी का प्रेशर होगा। अगर इसके किनारे पे या इससे कुछ दूरी पे अगर हम खनन करते हैं तो खनन के उपरांत क्या होगा, वहां की मिट्टी ढीली होगी और यहाँ दबाव बन रहा है, इससे उधर की ओर डैम टूट सकता है। और डैम न भी टूटे तो क्या गारंटी कि भूकंप न आए, भूकंप न भी आए तो क्या गारंटी कि उससे क्षति न हो। इसके लिए कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है कि कृष्णा राज सागर डैम के 20 किलोमीटर के एरिया में कोई अवैध खनन नहीं करना है। कितना किलोमीटर के एरिया में? 20 किलोमीटर के एरिया में क्या नहीं करना है? तो अवैध खनन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अवैध खनन नहीं करना है। कहिएगा कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए बाबू इंपॉर्टेंट ये डैम हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना
कर्नाटक में कृष्णा राज सागर डैम से क्वेश्चन पूछा है, पूछा मतलब क्वेश्चन बना है, तो हो सकता है पूछ दे कि कृष्णा राज सागर डैम कहाँ है, तो कृष्णा राज सागर डैम कहाँ, कर्नाटक में है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में कोर्ट ने किस डैम के लिए जो फरमान जारी किया है, नोटिस जारी किया है कि वहां पर अवैध खनन नहीं कर सकते 20 किलोमीटर के एरिया में, तो कृष्णा राज सागर डैम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स आपको देते हैं, अगला जो आने वाला है, वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले ग्लोबल ट्रेड रोड शो का मतलब जो होने वाला था उसका उद्घाटन कर दिए हैं मोदी जी, ठीक है। ग्लोबल सॉरी एक सेकंड बोलने में नहीं बना, ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? ग्लोबल ट्रेड शो का। किससे पहले? तो गुजरात, एक मिनट, आज दिन में वीडियो बना रहे जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए गुजरात में वाइब्रेंट शो होने वाला था, ठीक है, गुजरात वाइब्रेंट जो होने वाला था, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो होने वाला था, उससे पहले ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कर दिया मोदी जी। होने क्या वाला था समझिए, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट, ये है क्या सर? तो इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ भारत में देखेंगे कि भारत से व्यापार करना चाहिए कि भारत से व्यापार नहीं करना चाहिए। इसी सब के लिए एक समिट होने वाला था। ये समिट होने वाला था नहीं, चल रहा है। चल रहा कब से रहा? 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। कहाँ हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है। कौन सा समिट है? गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट। कौन सा समिट है? गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट। कौन सा समिट? गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट। कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? 10 से 12 जनवरी तक चलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले, जस्ट इससे पहले ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कर दिए मोदी जी। किसका उद्घाटन किए? ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कौन किए हैं? मोदी जी किए हैं, ठीक है। किसका उद्घाटन? ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किए हैं कौन? मोदी जी। किससे पहले? गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट से। कब से कब तक चलेगा? 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। इसमें आए कौन कौन है? इसमें मेडागास्कर के प्रधानमंत्री आए हैं, यूएई के राष्ट्रपति आए हैं, मेडागास्कर के जो प्रधानमंत्री आए उनका नाम है तिमोर लेस्ते, और जो यूएई के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद। समझिएगा, तिमोर लेस्ते ये मेडागास्कर के पीएम है, और उसका मोहम्मद बिन जायद ये आपके यूएई के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। ये 2 लोग आए हैं, और भी लोग आए हैं, ये 2 ही नहीं आए हैं, और भी लोग आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इन 2 के बारे में जानकारी है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे बता देंगे। एक बार और करंट अफेयर दोहरा, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट से पहले मोदी जी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जिसमें आए थे कौन कौन? तो मेडागास्कर के प्रधानमंत्री तिमोर लेस्ते, और उसके बाद ये है यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। ये 2 लोग आए हैं, फिलहाल तो पहुंच चुके थे। फिलहाल तो समिट चल भी रहा है, ये तो न्यूज कल परसों कल मतलब 10 तारीख का न्यूज है, ठीक है। तो 10 तारीख वाला तो 11 तारीख को न्यूज आता है, तो 10 तारीख वाला न्यूज है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट से पहले किसका उद्घाटन किए थे? ग्लोबल ट्रेड शो। गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट कब से कब तक चलेगा? 10 जनवरी से 12 जनवरी तक। तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री कौन? सॉरी, तिमोर लेस्टे कहाँ के प्रधानमंत्री है? मेडागास्कर के। मोहम्मद बिन जायद कहाँ के राष्ट्रपति है? यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके सॉरी इसका हिंदी संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स अपना लक्षद्वीप से आ रहा है कि ऐसा डेली एगो लक्षद्वीप पकड़ के बैठ जाते हैं। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर, कहाँ पर? मिनिकॉय द्वीप पर हवाई अड्डा बनेगा। क्या बनेगा? हवाई अड्डा बनेगा। इसमें ध्यान आपको क्या रखना है? तो ध्यान आपको रखना है कि किस द्वीप पे बन रहा है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे। सर क्यों बन रहा है? क्योंकि फिलहाल पता है
मालदीव जो है ना चाइना के साथ कुछ ज्यादा मिल गया। हालांकि मोदी जी वहाँ किसी प्रोजेक्ट के लिए गए थे, लक्षद्वीप के यहाँ लक्षद्वीप गए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो जब मोदी जी सोचे कि लक्षद्वीप किसी प्रोजेक्ट के लिए जा ही रहे हैं तो क्या ना लक्षद्वीप का प्रचार किया जाए, क्योंकि हमारे देश से जितने भी घूमने जाते हैं लोग, जितने भी विजिटर जाते हैं, सब सारे कहाँ चले जाते हैं, मालदीव। दुनिया मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 हम लोग हैं, जहां से मालदीव सबसे ज्यादा लोग जाते हैं घूमने। 2 नंबर पे रसिया है। तो मालदीव का जो राष्ट्रपति बनते थे तो सबसे पहले आते थे इंडिया, लेकिन इस बार जो मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं ये चले गए सबसे पहले तुर्की, उसके बाद चले गए चाइना। और कहानी ये है कि चीन में अभी जाके बोल रहे हैं कि चाइना हमारा विकास में सबसे अधिक योगदान दे सकता है और चाइना हमारा पार्टनर भी बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और चाइना से ये भी कह रहे हैं कि आप अपने पर्यटकों को हमारे मालदीव भेजिए। तो मोदी जी कहे कि चाइना के गोद में जाके बैठ गया है मालदीव, इसको पता नहीं है कि पूरे हिंद महासागर में भारत का राज चलता है, यहाँ से उड़ा दिया। हालांकि ऐसा नहीं बोले हैं, ऐसे लोग भी सोच रहा है। तो मोदी जी का काहे नहीं हम अपना लक्षद्वीप का प्रचार करते हैं। और हमारे लक्षद्वीप में कमी ही क्या है, हमारा लक्षद्वीप भी आइलैंड है, हमारा मालदीव भी आइलैंड है। खास कर दिक्कत है कि लक्षद्वीप में उतनी सुविधाएं अभी फिलहाल नहीं है, जिसके लिए पता है टाटा ने वहाँ 2 होटल बनवाने का भी बंदोबस्त किया है, जिसमें 110 कमरे होंगे, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा मतलब रिजॉर्ट वगैरह बनना शुरू हो गया, लक्षद्वीप का प्रोजेक्ट पास हो गया। और मानिएगा गूगल सर्च में लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में क्या बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद भारत मौसम विभाग, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग दिल्ली, कहां पर, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में अपना स्टेशन जो है, स्टेशन पहले था दिल्ली एनसीआर में 35 से बढ़ा के कितना कर रहा है, 100, समझिएगा। भारत मौसम विभाग, कुछ लिख दिए जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग है, विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट। इसका जो एनसीआर दिल्ली में है स्टेशन, इसका कितना था 35, अभी कितना हो गया है 100, बढ़ा के करने जा रहा है, अभी किया नहीं है, कितना हो गया है 100 होने जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझते हैं, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट से पहले मोदी जी ने ग्लोबल ट्रेड से का उद्घाटन किया। उसका 10 से 12 तक गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट चलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं। उसके बाद एक है कि 2 तो आ भी चुके थे, तिमोर लेस्टे जो मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं, और मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के क्या है राष्ट्रपति हैं। और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे हवाई अड्डा भी बन रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भारत में मौसम विभाग भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली एनसीआर में अपने 35 स्टेशन को बढ़ा के कितना कर रहा है, 35 स्टेशन को बढ़ा के 100 स्टेशन कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि थोड़ा सा दिन में वीडियो बना जिसकी वजह से दिमाग कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, उधर खिड़की है थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी माफी चाहेंगे। आप यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कल एक क्वेश्चन पूछे थे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों ने उत्तर दिया था 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। क्या सर विश्व हिंदी दिवस कौन मनवाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब ये शुरू हुआ था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से मनाया जाता था। और समझिए विश्व हिंदी दिवस के आगे प्रसार भी बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, या हमारे कोई भी नेता है वो विदेशी से हिंदी में ही बात करते हैं। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी मतलब जो समिट हुआ INDI गठबंधन का, INDI अलायंस का, जो जिसमें 26 दल गठबंधित हुए हैं, उसका जो गठबंधन हुआ, उसका जो गठबंधन का जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जो भी नेता जो दक्षिण भारत से आए वो जो अंग्रेजी बोल रहे थे, तो चलिए दक्षिण भारत वाले हैं तो अंग्रेजी बोले, हमारे इधर के नेता भी कुछ अंग्रेजी झाड़ने लगे। तो नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया उनको अंग्रेजी बोलने से। उनको कहा कि आप हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि आप हिंदी भाषी राज्य के निवासी हैं, तो आप हिंदी में बात कीजिए। तो हिंदी को हम लोग प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी प्रीफर कर रहे हैं। और ये भी मत भूलिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, राजभाषा और राज्य भाषा में अलग होता है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा तीनों अलग अलग है। जब किसी देश की भाषा होती है तो उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं, जब किसी राज्य की भाषा होती है तो उसको राज्य भाषा बोलते हैं, जब कामकाज की भाषा होती है तो उसको राजभाषा बोलते हैं। कामकाज की भाषा नहीं समझे, जैसे दैट्स मीन मान के चलिए कि
किसी पेपर कोई पेपर वर्क करना है तो पेपर वर्क हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा तो हिंदी में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? राजभाषा। क्योंकि काम काज की भाषा, कोई काम करने में जो प्रयुक्त भाषा होता है उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। समझ में आ रही है? अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा है लैंड फॉर जॉब। इधर लिखते हैं, छोटा सा कोना में जगह बचा हुआ, लैंड फॉर जॉब। लैंड फॉर जॉब मामला बहुत पुराना है। लैंड फॉर जॉब मामला जो था ये मध्य प्रदेश में रेलवे के किनारे 8600 कुछ वैकेंसी जो आई थी, तो रेलवे जो स्टेशन है उसके किनारे कुछ जमीनें थी, ठीक है। तो लैंड फॉर जॉब में सीबीईडी ने, ईडी, लैंड फॉर जॉब में किसने? ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आज बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसने, ईडी ने समन भेजा है किसको? तो इसमें लगभग मान के चले ना तो लालू जी के पूरे परिवार और प्लस में 4 आदमी का और योगदान इसमें लग रहा है। तो एक तो हो गया आपके लालू यादव, एक उनके बेटा हो, सॉरी एक उनकी पत्नी हो गई राबड़ी देवी, एक उनकी बेटी हो गई मीसा भारती, और एक उनकी और बेटी हो गई हेमा यादव, और एक अपने हो गए तेजस्वी चाचा। इन सबों को भेजा गया है क्या? सम्मान भेजा गया। किसने भेजा है? ईडी ने। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसने, ईडी ने किस मामले भेजा? लैंड फॉर जॉब। अब लैंड फॉर जॉब मामला था क्या कि रेलवे में आपको नौकरी देंगे, बदले में आपको क्या देंगे? जमीन देंगे। ये था मामला लैंड फॉर जॉब। मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं 86 जो कुछ वैकेंसी निकला था, उस टाइम लालू जी हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे। क्या होते थे? रेल मंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि जो भी लोग हमको जमीन देंगे उनको हम क्या देंगे? नौकरी देंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ईडी बोल रहा है। इसी मामले में इन लोगों को क्या भेजा गया है? समन भेजा गया है। अब देखना ये है कि ये अपराध साबित हो पाती है या नहीं हो पाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये 2 कंपनी है, एक है एनवायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और एक है प्राइवेट फर्म डिविपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार और सुन लीजिए, एनवायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद है प्राइवेट फर्म डिविपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 कंपनियों के साथ मिलके एक जो है DRDO, ये हमारी भारत की संस्था है। तो इन 2 कंपनियों के साथ मिलके हमारे भारत की संस्था ने एक राइफल बनाया है जिसका नाम है एसॉल्ट राइफल। कौन सा नाम, क्या नाम है राइफल का? एसॉल्ट राइफल। समझिएगा। DRDO ने किस 2 संस्था? एनवायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट फर्म डिविपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 कंपनियों के साथ DRDO ने मिलकर कौन सा राइफल बनाया है? एसॉल्ट राइफल बनाया है। सर ये राइफल है क्या? तो इस राइफल का वजन हो जाएगा 4 kg, इस राइफल का रेंज हो जाएगा 500 मीटर। रेंज क्या है इसका? 500 मीटर। वजन कितना है? वजन है 4 kg। वजन कितना है? 4 kg। और रेंज कितना है? 500 मीटर। अब ये भी बता दें कि इसमें गोली कितना लगता है? 7.62 × 5.1 mm इसका गोली लगता है। किसमें? राइफल में। बहुत बच्चा सोच रहे हो कि सर गोली तो mm 2 गुना में थोड़ी आता है। बाबू इसका गोली ऐसे ही आता है, ठीक है। आप वो AKM वाला मत समझिए। पबजी जो खेलते हैं AKM, स्कारल, M416, कार 98, उसका जो गोली आता है 7 का गोली, 5 का गोली, वो गोली यहाँ नहीं काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इसी गोली आता है। तो इसका वजन कितना है? 4 किलो का है। अब सोचिए 4 किलो का बंदूक उठा के घूमते रहना, क्या वजनदार भी लगेगा? सोच के देखिएगा। तो कंपनी 2 है, क्या है? एनवायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट फर्म डिविपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ मिला है? DRDO के साथ मिला है। कौन सा राइफल बनाया है? एसॉल्ट राइफल बनाया है, ठीक है। उसका रेंज कितना है? 500 मीटर। वजन कितना है? 4 kg। गोली लगता है 7.62 × 51 mm। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। पता है, मजा वाला बात अभी बताते हैं। चीन जब एक सैटेलाइट लॉन्च किया ना, तो ताइवान सरकार जो है ना अपना पूरे जनता में एक मैसेज भेजा कि अलर्ट हो जाइए। सोचिए
ये लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट, ताइवान वाला को लग रहा है कि मिसाइल मार रहा है। ताइवान वाला डरे, आधा उसका हालत खराब हो गया, पूरे जनता में मैसेज फैला रहा है कि सब देखिए, सब सतर्क हो जाइए, चाइना ने पता नहीं क्या छोड़ा है, उसको लगा कि रॉकेट छोड़ा है। अब पता है कि काहे हुआ, कि चीन पहले जानकारी नहीं दिया था कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, एक सैटेलाइट छोड़ा, डर गया उधर ताइवान वाला लग रहा है कि बाप रे बाप, लग रहा है मार दिया हमको, काहे कि कुछ दिन से ताइवान को टॉर्चर भी कर रहा है चीन। चलो उस पर से बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं। चीन ने एक सैटेलाइट छोड़ा जो कमल के आकार का है। किस आकार का है? कमल के आकार का है। इसमें 12 पंखुड़ियां हैं। क्या है? 12 पंखुड़ियां हैं, 12 मॉड्यूल भी है, 12 मॉड्यूल भी है, 12 पंखुड़ियां है, 12 मॉड्यूल है, 2 पुंकेसर है। पुंकेसर नहीं समझ रहे, जो लोग पुंकेसर नहीं समझ रहे वो बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़े हैं। अड़हुल का फूल देखे हैं? अड़हुल का तो वो जो बाहर निकला होता है उसको तो पंखुड़ी बोलते हैं, वो तो सब लोग समझ गए होंगे। लेकिन बीच से एक निकला होता है डंटी के टाइप का, फूल का ऐसे रहता है, बाहर बीच से एक रहता है, जैसे है ना, तो इस टाइप से रहता है। इस टाइप से तो पंखुड़ी बाहर बाहर घेरे रहता है। खड़ा हो जाओ खड़ा। इस टाइप से घेर रहता है, बीच में जो इस टाइप से रहता है ना, इस टाइप से बीच में जो खड़ा रहता है फूल के, उसको पुंकेसर बोला जाता है। ठीक है, तो 2 पुंकेसर भी बनाया है। अब पता है 2 पुंकेसर में लगाया क्या क्या है? एगो में लगाया वाइल्ड फील्ड एक्सरे और एगो में लगाया फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप। देखिए, पंखुड़िया में लगाया है वाइल्ड फील्ड एक्सरे, इसमें लगाया है फॉलो अप एक्सरे। मतलब दोनों में एक्सरे में तो समझ रहे हैं, वहां जाएगा, पहला बात समझिए कि जा कहाँ रहा है, जाएगा ब्रह्मांड में। अध्ययन किस चीज का करेगा? सुपरनोवा, ब्लैक होल, ये सब का अध्ययन करेगा। दूसरा नंबर चीज है कि सर ये जो एक्सरे लगाया है ये स्टाइल में काहे बना है? पागल है, कुछ कर सकता है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझेंगे, ये इसका रॉकेट का नाम क्या था? तो लॉन्ग मार्च 2। इस रॉकेट का नाम क्या था? लॉन्ग मार्च 2। जगह कहाँ से छोड़ा है? तो जगह शायद जीचांग से जगह, सॉरी सिंचुआन से जगह से छोड़ा है। सिंचुआन जगह का नाम क्या है? सिंचुआन जगह का नाम क्या है? सिंचुआन जगह का नाम क्या बता रहा है? सिंचुआन। और उपग्रह का नाम क्या है? सैटेलाइट का नाम क्या है? जीचांग। सैटेलाइट का नाम जीचांग। और छोड़ा कहाँ से है? सिचुआन। कहाँ से छोड़ा है? सिचुआन। एक बार और देख लेते हैं, छोड़ा कहाँ से है? तो सिचुआंग जगह से छोड़ा है। कहाँ से छोड़ा है? सिचुआंग जगह से। किस जगह से छोड़ा है? सिचुआंग जगह से। और रॉकेट का नाम क्या है? जीचांग। रॉकेट का नाम, सॉरी, सैटेलाइट का नाम क्या है? जीचांग। सैटेलाइट का नाम क्या है? जीचांग। सैटेलाइट का नाम जीचांग। रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2। लॉन्ग मार्च 2, समझिएगा। चीन एक सैटेलाइट छोड़ा है जिसका आकार क्या है? कमल के आकार का है। ठीक है, और उसमें 12 पंखुड़ी बनाया है कमल का, 12 मॉड्यूल बनाया है, 2 पुंकेसर बनाया है। अब समझिए, 12 पंखुड़िया में वाइल्ड फील्ड एक्सरे लगाया है, 2 पुंकेसर में फॉलो अप एक्सरे लगाया है, और सॉरी सिचुआंग जगह से छोड़ा है, जीचांग सैटेलाइट का नाम रखा है, लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट का नाम है। जैसे हम लोग के रॉकेट का नाम PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम का है लॉन्ग मार्च 2। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 2। LM2 भी बोल सकते हैं, लॉन्ग मार्च 2। हम लोग का LM2 आता है ना, तो लॉन्च मार्क व्हीकल आता है, ये लोग का लॉन्ग मार्क आता है। हम लोग का लॉन्च मार्क आता है, ये लोग का लॉन्ग मार्क आता है। तो लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट से छोड़ा है, उसके बाद सिचुआंग से छोड़ा है, और जीचांग सैटेलाइट का नाम है। ये ऊपर जाके करेगा क्या? तो ब्लैक होल का अध्ययन करेगा, सुपरनोवा का अध्ययन करेगा, आकाशीय पिंड का अध्ययन करेगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कह सकते हैं, दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अब अगला न्यूज आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से। फ्रांस से कल हमने बताया था कि वहां की जो प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बर्न। क्या नाम था वहां के प्रधानमंत्री का? एलिजाबेथ बर्न। बेथ है ना, एलिजाबेथ बर्न। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो इनके इस्तीफा देने के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए ना, तो आया है वहां से न्यूज। फ्रेंच प्रेसिडेंट इम्यूनियल मोइम, नाम सब भी तो इसने रहता है ना, क्या ही नाम एक बार देख लेते हैं। इमानुअल लिख देते हैं बाबू, देखिए क्या नाम है, इमानुअल मोइम। ये वहां के राष्ट्रपति हैं। क्या है? राष्ट्रपति है इमानुअल मोइम। इमानुअल मोइम वहां के राष्ट्रपति हैं, और एलिजाबेथ प्रधानमंत्री थी वहां के, थी, अभी नहीं है। इन्होंने गैब्रियल अटल को बना दिया है प्रधानमंत्री। किसको बनाया है? गैब्रियल अटल को।
गैब्रियल अटल को क्या बनाया है? प्रधानमंत्री। तो आप लोग लिखिएगा, फ्रांस में एलिजाबेथ बर्न जो प्रधानमंत्री थी, उनके इस्तीफा देने के बाद वहां के राष्ट्रपति एम्यूनियल मोइम ने गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री बनाया है। तो अब नए फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन हो गए? गैब्रियल अटल। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। क्या सर इंपॉर्टेंट गैब्रियल अटल है? बिल्कुल गैब्रियल अटल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सर इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि गैब्रियल अटल जो बने हैं फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कितने साल के बाबू? 34 साल के, 34 ईयर के, 34 ईयर के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। कहाँ के बने हैं? फ्रांस के बने। इससे पहले कौन थी? एलिजाबेथ बर्न। क्या की है? इस्तीफा दी है। वहां के राष्ट्रपति एम्यूनियल मोइम। एम्यूनियल मोइम। आज 3 याद रखिएगा, एक मेडागास्कर के प्रधानमंत्री तिमोर लेस्टे, एक याद रखिएगा यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, एक याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनियल मोइम और फ्रांस के राष्ट्रपति गैब्रियल अटल। ये 3-4 नाम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। अभी नया में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एम्यूनियल मोइम। पहले कौन थी? एलिजाबेथ बर्न। क्या कर दी है? इस्तीफा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। एक और छोटा सा करंट अफेयर्स है, उस्ताद राशिद खान क्लासिकल सिंगर थे। क्या थे? क्लास किधर लिख दे, इधर लिखते, बीच में देखिए छोटा सा गोला में लिख देते। छोटा सा करंट अफेयर्स है, इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले पे, इसलिए छोटा सा लिख देते इसमें। राशिद खान, क्या नाम था? राशिद खान का निधन हो गया। 78 वर्ष में निधन, सॉरी माफ कीजिएगा, 78 वर्ष नहीं थे, 55 वर्ष में इनका निधन हो गया। क्लासिकल सिंगर थे। क्या थे? क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर मतलब, क्लासिकल मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक सिंगर मतलब क्या हो जाता है? गायक। सांस्कृतिक गायक थे जिनका निधन हो गया है उस्ताद राशिद खान का। कोई दिक्कत है? थे कहाँ के? तो एक बार हम पढ़ के आपको करंट अफेयर्स बता देते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिक मेट्रो उस्ताद राशिद खान पासेड अवे इन कोलकाता ऑन थर्सडे। अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ के थे? कोलकाता के थे। कहाँ के थे? कोलकाता के। लिखे कहाँ? चलिए इधर लिखते हैं। कोलकाता के थे। कौन? राशिद खान। राशिद खान क्या थे? क्लासिकल सिंगर। आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, सांस्कृतिक गायक थे राशिद खान, जिनका निधन हो गया ट्यूसडे को माफ कीजिएगा, ट्यूसडे को, मंगलवार को जिनका निधन हो गया राशिद खान का क्लासिकल सांस्कृतिक गायक थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़े अपने ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की ओर। इनमें नहीं आया होगा समझ तो कमेंट कीजिएगा। आज थोड़ा सा दिमाग नर्वस इसलिए चल रहा है क्योंकि खिड़की के उधर बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है उधर आवाज आ रहा होगा, जिसकी वजह से हमको बार बार उधर देखना भी पड़ रहा है। और कभी कभी तो करंट अफेयर्स यहाँ लिख के रखे हुए हैं, इसके वजह से देखना पड़ता है, छांट के लाना पड़ता है। क्या कि देखिए एक दिन में 10 से 15 करंट अफेयर्स हम बताते हैं, और एक दिन में लगभग समझिए मान के चलिए 50 से 100 करंट अफेयर्स आते हैं। तो क्या गारंटी है कि 100 का 100, अगर मान के चलिए 100 का 100 पढ़े तो महीना का कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। साल का 36,000 करंट अफेयर्स याद रख पाएगा? बाकी जीएस मैथ रीजनिंग कहाँ जाएगा? जिसकी वजह से हमको करंट अफेयर्स छांट के लाना पड़ता है, और जो पूछे जाने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, वो लाना पड़ता है, तब जाके बताते हैं। तो उसको लिखना पड़ता है। आप जैसे हिंदू पेपर पढ़े तो हिंदू का इंग्लिश रहता है। मेरे साथ भी यही कंडीशन थी कि हम भी जो थे ना, हिंदू का एनालिसिस हिंदी में ढूंढते थे। जब नहीं मिला हमको अंत में, तब जाके हम सोचे खुद पढ़ते हैं। तो 2-3-4 महीना 5 महीना हमको लगा इंग्लिश उसका समझने में। अब तो खैर चलिए, अब तो आदत बन चुका है। तो हिंदू समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर जाके आपको समझाते हैं। कैसे? हिंदी में। जितना करंट अफेयर्स बता रहे हैं सब अंग्रेजी के करंट अफेयर्स है। अंग्रेजी में बोलेंगे ना, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। उसको हिंदी में बता रहे हैं। बस आप लोग कुछ मत कीजिए, सब्सक्राइब ठोकवाते रहिए, शेयर करती रहिए, सब्सक्राइब ठोकवाते रहिए, जल्दी से जल्दी चैनल को पुराते रहिए। बाकी लाइक करने लाइक बना दीजिए, उसके बाद लाइव आपका क्लास चलेगा। चलिए अगले आप छोटे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपना लास्ट 4 है ऑब्जेक्टिव, जल्दी इसको देखते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। फोन पे ने किसे अपना इंटरनेशनल भुगतान व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ नियुक्त किया है रितेश पाई को। फोन पे ने किसे अपने इंटरनेशनल भुगतान व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है? रितेश पाई को। एक बार और बोलते हैं, फोन पे ने किसे अपने इंटरनेशनल भुगतान व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है? रितेश पाई को। ठीक है। फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउअर, फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउअर किस देश के थे? जर्मनी के थे। बहुत महान फुटबॉलर थे। फ्रेंच बेकेनबाउअर, फ्रेंच बेकेनबाउअर, फ्रांच बेकेनबाउअर। ठीक है। 78 वर्ष में इनका निधन हो गया।
निधन हुआ है तभी इनका नाम आया है। किस देश के थे? जर्मनी के थे। मर गए हैं इसलिए नाम आया है। क्वेश्चन पूछेगा महान फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउअर किस देश के थे? जर्मनी के थे। कितना वर्ष में मरे? 78 वर्ष में मरे। बहुत अच्छा खेलते थे। उसके बाद आईआईटी मद्रास का न्यू कैंपस श्रीलंका में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? श्रीलंका में लग रहा है, समझिएगा। आई इंपोर्टेंट है। आईआईटी मद्रास का न्यू कैंपस कहाँ लग रहा है? श्रीलंका में लग रहा है। दो चीज यहाँ से इंपोर्टेंट रखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका का राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, और शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता। शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता। और राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता। और आईआईटी मद्रास का न्यू कैंपस श्रीलंका। उसका अगले बढ़ते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नासिक में। चलिए आप लोग अपना मत जरूर दीजिएगा। और आज के लिए एक क्वेश्चन भी लाए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अपनी राय जरूर दे के जाइएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट, ठीक है। और हाँ, ट्राई कीजिएगा वीडियो को शेयर कर दे और 2-4 सब्सक्राइबर बढ़वा दे, जितने भी लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।